तो सर जीएसटी नोटिस आने के बाद में लोग सबसे पहली गलती क्या करते हैं? जीएसटी नोटिस आने के बाद लोग जनरली नोटिस को ठीक से पढ़ते नहीं और वो घबरा जाते हैं। जबकि नोटिस को अगर वो ठीक से पढ़ें, उस पे उसके फैक्चुअल उसकी जानकारी लें, लीगल जानकारी लें लोगों से, और सही क्या समय है इसको नोटिस का जवाब देने का, तब उस अनुसार जवाब दें तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए वो घबरा जाते हैं कि उनके पास या तो कुछ मैटर उसमें ऐसे रहते हैं कि जो उनके पास उस समय उपलब्ध नहीं होते हैं, तो एवॉइड करने का प्रयास करते हैं। एवॉइड करने से और ख़तरनाक हो जाता है। जबकि उस नोटिस को विधिवत पढ़ करके लीगली, या जो अगर यदि उसमें उनके पास फैक्चुअल तथ्य नहीं है और वो बाद में कहीं से इकट्ठा कर सकते हैं, तो उसके लिए वो टाइम भी डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। नॉर्मली नोटिस पीरियड कितने दिन का टाइम देता है? जनरली 30 दिन का समय देता है। सफिशिएंट टाइम होता है। सफिशिएंट, लेकिन आप और भी समय ले सकते हैं। आप जवाब नहीं देते हैं फिर भी आपको डिपार्टमेंट जो है दोबारा और 3 बार देने का प्रोविजन है कि 3 बार आपको नोटिस देता है। ओके, अगर आप पहली बार रिप्लाई नहीं करते हो तो आपको और 2 बार नोटिस दिया जाएगा और उसके बाद फिर कुछ एक्शंस होंगे। एक्शन लेते हैं। ओके, तो नॉर्मली लोग ऐसा भी करते हैं कि नोटिस का रिप्लाई नहीं करते। रिप्लाई नहीं देते। एक कारण और भी होता है रिप्लाई नहीं देने का, कि जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, उनके पास नोटिस पहुंच ही नहीं पाती है। जो उनका मोबाइल है, उनका ईमेल है, या तो उनके अकाउंटेंट के पास है, या उनको जो टैक्स डील करते हैं उनके, चाहे सीए हों चाहे वकील हों, उनके पास होते हैं। उस स्थिति में ये होता है कि उनके पास वर्कलोड इतना होता है कि हो सकता है आपके इंडिविजुअल इग्नोर कर देते हैं, या ना देख पाए, उस समय से आपको ना बता पाए और नोटिस का जवाब ना देने पाए। गवर्नमेंट तो 3 बार नोटिस भेजती है। हाँ, 3 बार देती है। तो 3 बार तो इग्नोर नहीं किया जा सकता, अवॉइड नहीं किया जा सकता। लेकिन जनरली होता है कि वर्कलोड के कारण कभी कभी हो जाता है। इसीलिए मैं एक सलाह भी लोगों को देना चाहूँगा कि वे कम से कम ईमेल और मोबाइल नंबर अपने पास ही रखें, ताकि वो स्वयं अलर्ट रहें और अपने लीगल एडवाइजर को उसके विषय में जानकारी दे सकें और अपना समय से सावधानी से अपना रिटर्न फाइल करवा सकें। तो जीएसटी नोटिस किन कंडीशंस में आता है? जीएसटी नोटिस की कंडीशन कई है। कहीं आपने इवेट टैक्स किया है तभी आएगा। आपकी इन्फॉर्मेशन जो आपने डिक्लेयर नहीं किया है अपने रिटर्नों में, वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उस आधार पर जीएसटी नोटिस आती है। तो आपसे जवाब मांगा जाता है। हाँ, आजकल एआई असिस्ट है, जो हाईली डिजिटल हर चीज़ें, तो उसके कारण जो है वो अपने आप सारी सूचनाएं विभाग को प्राप्त हो जाती हैं। जब विभाग को सूचना प्राप्त हो जाएगी और वो आपने डिक्लेयर नहीं किया है तो नोटिस जनरेट होगी। एआई जनरेटेड नोटिस ही इस समय आ रही हैं। एआई अपने आप ही नोटिस जनरेट कर दे रहा है जो डिफरेंसेज आ रहे हैं। तो नॉर्मली आपने अपने एक्सपीरियंस में किन गलतियों को देखा है जो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है लोगों के लिए? जो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती हैं गलतियाँ, कि लोग जो है, एक तो फेक इनवॉइस उनके पास आ जाती है। लोग एजेंट के माध्यम से जनरली खरीद करते हैं। तो फेक इनवॉइस क्यों बनवाया जाता है? फेक इनवॉइस कुछ तो जानबूझकर किए जाते हैं आरटीसी को लाभ लेने के लिए। कुछ इस कारणों से होता है कि न जानकारी के भी जो है कुछ सामान सस्ते में लेने के लिए एजेंट के माध्यम से खरीद कर लेते हैं, जबकि जो भी खरीद करना चाहिए वो किसी जिसको आप जानते हैं उसी से परचेज करें। जस्ट लाइक कि आपने किसी बिचौलिए से आपने सामान खरीद लिया क्योंकि आपको सस्ते में मिल रहा है, और सस्ते में मिल रहा है, लेकिन आपने जो इनवॉइस है वो रियल, मतलब फेक इनवॉइस आपने जनरेट कर दी जो रियल वैल्यू पे है। जो सामान तो आया, गुड्स आया आपके पास, लेकिन उसने इनवॉइस किसी फेक इनवॉइस, क्योंकि उसको टैक्स नहीं जमा करना है, टैक्स से चोरी करना है, उसने फेक इनवॉइस आपको जनरेट कर दिया। आपके दिमाग में ये है कि आप तो चेक से पेमेंट भी कर रहे हैं, आपके पास इनवॉइस भी आ रहा है और आपके पास गुड्स भी आ रहा है, तो हमारा तो सब सही है। लेकिन होता यह है कि गुड्स सप्लाई करेगा एजेंट, इनवॉइस भी आपको देगा, इनवॉइस बोगस फर्म की इनवॉइस देगा, और इनवॉइस बोगस जो आपका ट्रांजैक्शन होगा, पैसे का जो ट्रांजैक्शन होगा, वो जिस फर्म का आपने दिया है, जिस फर्म से खरीद किया है, उस फर्म से न होकर के बल्कि कहीं अन्यत्र ही चला जाता था। इस संबंध में मैंने कई जांचें की हैं। तो ऐसे लोग पकड़े कैसे जाते हैं? ऐसे लोग पकड़े, विभागीय जो पकड़ होती है, जो विभाग पकड़ता है, वो इनके जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 के मैचिंग से पकड़ता है। इनका कंपैरिजन आता है, इनके आईटीसी के कंपैरिजन आते हैं, मिसमैच हो जाता है, उससे पकड़े जाते हैं। या उनकी चेन की जांच की जाती है, वो सर्कुलर ट्रेडिंग होती है,
और लोग जो है जहाँ से चले थे, जहाँ से खरीद शुरू की थी, वहीं फिर जा करके उसी को सेल कर देते हैं। ये सर्कुलर ट्रेडिंग होती है। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों की जांच होती है। सारी चीजों तो की। मोस्टली कितने केसेस में ये पकड़े जाते हैं? अब जो भी बोगस होता है वो पकड़े जाते हैं। कभी कभी कुछ बच भी जाते हैं जिन पर ध्यान नहीं जाता है, लेकिन जनरली आजकल तो सारी चीजें हाईली डिजिटल है, AI असिस्ट है और डाटा डिपेंड है, इसलिए कोई भी चीजें छुप नहीं सकती है। सब धीरे धीरे पकड़े ही जा रहे हैं। क्या UPI ट्रांजैक्शंस भी ज्यादा होने से नोटिस आ सकती है? UPI ट्रांजैक्शन केवल होने से नोटिस नहीं आ सकती है। जब आपने अपनी इनकम डिक्लेयर नहीं की है और उससे मिसमैच करता है तब आपकी नोटिस आएगी। नहीं, आप ट्रांजैक्शन चाहे जितना बड़ा करें उससे कोई मतलब नहीं है। AI मिसमैच अगर कर देगा तो आपकी नोटिस आएगी। तो डेली जो ट्रांजैक्शंस होती है UPI के माध्यम से, तो इसका मतलब सारी चीजें ट्रैक होती है, सारी चीजें ट्रैक हो जाती है। लेकिन कुछ लोग तो मतलब अपनी वाइफ के अकाउंट से भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस करते हैं, तो ये भी रिस्की हो सकता है? ये भी रिस्की हो सकता है। अगर आप इनकम नहीं डिक्लेयर हो पा रही, सोर्स नहीं जस्टिफाइड हो रहा है, तब हो सकता है। अगर सोर्स जस्टिफाइड है तो कोई रिस्की नहीं है। ओके, तो कितने अमाउंट तक ये नॉन रिस्की जोन में है? 2 लाख की लिमिट है इस समय। अमाउंट का कोई सिस्टम नहीं है। अगर ट्रांजैक्शन सही है, सोर्स जस्टिफाइड है, तो कोई अमाउंट इसमें बार नहीं करता है कोई। जस्ट लाइक कि किसी के हस्बैंड की अर्निंग अच्छी है, हाँ, ठीक है, और सारी चीजें डिक्लेयर है, और उनकी वाइफ के अकाउंट में भी, जो हाउस वाइफ है उनके अकाउंट में मतलब 2 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शंस है या अमाउंट है, तो क्या इस पे भी नोटिस आ सकती केवल कैश ट्रांजैक्शन पे रोक है, ऐसे ट्रांजैक्शन पे कोई रोक नहीं है। है? ओके। कैश ट्रांजैक्शन 2 लाख की लिमिट की गई है। ऐसा ट्रांजैक्शन आपकी बैंक है तो इस पे कोई लिमिट नहीं है, बस सोर्स आपका जस्टिफाइड होना चाहिए। तो पर्सनल और बिजनेस UPI ट्रांजैक्शंस अलग अलग होने चाहिए? निश्चित रूप से होने चाहिए। अगर आप पर्सनल और UPI ट्रांजैक्शन एक ही में रखेंगे तब आपको कहीं कहीं सोर्स जस्टिफाई करने में या अपने खर्चे बताने में आपको प्रॉब्लम आएगी। करेक्ट। जब आप ये UPI और दोनों पर्सनल को अलग अलग रखेंगे या Personal और बिजनेस को दोनों अलग अलग रखेंगे तो आप हर चीज जस्टिफाई कर सकते हैं। कि और आपका जैसे investment बैंक कहाँ- लोन आप लेने जाते हैं तो बैंक लोन भी जो है फेयर स्टेटमेंट आपसे उम्मीद करता है। जब दोनों कॉम्प्लेक्स होंगे तो आप जो है फेयर स्टेटमेंट नहीं दे पाएंगे तो आपका लोन भी डिसअलाउड हो सकता है। जो भी ट्रांजैक्शन है आपका बिजनेस और पर्सनल को अलग अलग ही रखना अलग अलग होना चाहिए ताकि आप क्लियरली जवाब दे चाहिए। सको।